हम इसमें अगर अपना प्रतिबिंब देखें तो क्या होगा, इसका तो हम आभास कर सकते हैं, न तो इसे टच कर सकते हैं, न तो ये वास्तविक है। और हमारा प्रतिबिंब देखिए एकदम सीधा बन रहा है। आपका भी प्रतिबिंब बनेगा एकदम सीधा बनेगा। शीशे के सामने आपका जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा सीधा रहता है। हाँ, सीधा रहता है। आप जैसे हैं वैसा वो भी रहता है, यानी कि एकदम सीधा रहता है। और वो तो आभासी होता है, वास्तविक सच में तो होता नहीं है ना, वो तो आप उसकी बस कल्पना किए हैं, वो आभासी है। आपको जब आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा बताया था तो ये भी बताया था इसे क्या करते हैं, उत्तल दर्पण में इसे पीछे बनाने पर ये प्रतिबिंब बनता है। तो अगर हम इसे पीछे बनाएं तो देखिए यहाँ पर मिल रही है, और इसे मिलाएं तो ये भी यहाँ पर। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। तो हम इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग प्रकाश क्या होता है वो देख चुके थे, प्रकाश के गुण क्या होते हैं वो देख चुके थे, और परावर्तन के नियम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, वो लगातार हर साल पूछा जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में आना ही है परावर्तन के नियम। और उसके बाद हमने प्रतिबिंब में क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ये सब हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख चुका था। आज हम देखेंगे कि दर्पण दर्पण आखिर होता क्या है। जब भी हम प्रकाश की बात करते हैं तब हमें दर्पण जैसा कुछ सुनने को मिलता है, क्योंकि जो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन वो दर्पण से, और प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण से ही बनता है। इसलिए हम आज पढ़ेंगे दर्पण, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमारा टॉपिक क्या है, दर्पण। तो दर्पण देखिए हमारे पास कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण जो कि सीधा सीधा रहे, और एक होता है गोली दर्पण जो ऐसा गोल टाइप का रहे। तो हम समतल दर्पण और गोली दर्पण के पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि समतल का परिभाषा क्या होता है तो वो देखिए। अगर हम एक समतल दर्पण बनाए, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक समतल दर्पण है। ऐसा ना मान के आप बस एक सीधा सा मान लीजिए। अगर ऐसे है तो हमारे सामने क्या है, अगर एक सीधा है तो ये क्या है, हमारे पास एक समतल दर्पण है। थोड़ा सा बस इसमें स्पेस दीजिएगा, और ये हो गया हमारा क्या, समतल दर्पण हो गया। अब किसी भी समतल दर्पण या किसी चिकने, ये हमारा चिकना पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी क्या होता है, हर एक टॉपिक को बताएंगे, हर एक वर्ड को बताएंगे आखिर होता क्या है। चिकना का मतलब एकदम चिकना, एकदम जैसे आप चिकना, जैसे हमारा देखिए बोर्ड है वो क्या है, एकदम चिकना है। तो चिकना, और पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब होता है जिसके हम आर पार देख सके। जैसे हमारे क्या होता है, सीधा शीशा क्या होता है, शीशा। शीशा देखिए एकदम चिकना भी होता है, और हम इस साइड से देखें तो उस साइड देख सकते हैं। वो हमारा क्या होता है, चिकना। और पारदर्शी का मतलब जिसे हम आर पार देख सके वो क्या पारदर्शी होता है। और माध्यम, जैसे हमें कोई चिकनी पारदर्शी माध्यम ले अगर हम इसके एक साइड कलई कर दे, एक साइड क्या कर दे, कलई कर दे। और हमने आपकी इसकी पहले वाली वीडियो में भी बताया था कलई हम किस चीज से करते हैं, तो लाल ऑक्साइड यानी कि रेड ऑक्साइड से हम क्या करते हैं, कलई कर देते हैं। किससे, रेड ऑक्साइड। अगर हम रेड ऑक्साइड से क्या कर दे, कलई कर दे किसी चिकने पारदर्शी माध्यम को, उसके एक साइड को रेड ऑक्साइड से कलई कर दे, तो हमारे पास जो प्राप्त होगा ना उसे हम दर्पण बोलेंगे। जैसे आप अपने घर में जो आपके पास शीशा होगा, जो दर्पण होगा वो होता है दर्पण, लेकिन हम लोग गाँव घर में क्या बोलते हैं, शीशा बोलते हैं। तो देखिए जब आप उसे उठाएंगे तो अगर उसे निकालेंगे, उसकी सिर्फ कांच को निकालेंगे तो देखेंगे उसमें एक साइड क्या हुआ रहता है, कलई किया हुआ रहता है। वो कलई किसका होता है, हमने बताया रेड ऑक्साइड का कलई किया रहता है। और उसका एक तल होता है जो चिकना होता है, जिसमें अपना फेस देखते हैं। तो ये हो गया हमारा दर्पण। और अगर आपसे कोई दर्पण की परिभाषा पूछे तो हम क्या लिखेंगे, तो देखिए हम दर्पण की परिभाषा लिख लेते हैं। दर्पण की परिभाषा होता है, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल की, ये देखिए चिकने पारदर्शी माध्यम है तो लिखेंगे यदि किसी चिकने पारदर्शी यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के पारदर्शी माध्यम तल के एक साइड को, इसके बस एक साइड को, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक तरफ को कलई कर दे, कलई अथवा, कलई का मतलब क्या होता है, इस पे लेप लगाते हैं। कलई अथवा क्या होगा, कलई अथवा रेड ऑक्साइड का लेप लगा दें।
का लेप लगा दे तो हमें दर्पण प्राप्त होगा। तो हमें दर्पण प्राप्त होगा। क्या है, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक तरफ को, देखिए हमारे पास एक चिकने पारदर्शी माध्यम तल था जिसे हमने शीशा मान लिया, तो इसके एक तरफ को हमने रेड ऑक्साइड से कलई कर दिया, इसका लेप लगा दिया। किसका? रेड ऑक्साइड का लेप लगा दिया। इसे आप लोग याद रखिए, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो रेड ऑक्साइड से हमने क्या किया है, इसका लेप लगा दिया है। तो हमें क्या प्राप्त होगा? दर्पण प्राप्त होगा। अब दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, तो देख लेते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, तो हमारे पास देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है दर्पण? देखिए हमारे पास दो प्रकार के होती है। हमारा क्या हो गया? दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? समतल दर्पण, समतल दर्पण। और एक हमारे पास होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। तो ये देखिए, ये जो हमने बनाया ये क्या है? हमारा समतल दर्पण है। लेकिन इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो हमारा ये समतल दर्पण है, लेकिन इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें किसका? गोलीय दर्पण का, तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? अवतल, अवतल दर्पण, और एक होता है इसमें उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसी प्रकार लेंस में भी होता है कि एक समतल लेंस होता है, और समतल लेंस तो होता है ना, जैसे गोल दर्पण में हमारे पास अवतल लेंस और उत्तल लेंस होता है। तो ये हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम दर्पण को पढ़े, दर्पण को समझ लेते हैं। हमने दर्पण की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछी तो बस इस डायग्राम को देखिए और परिभाषा बताइए। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक तरफ को हम कलई कर दे अथवा रेड ऑक्साइड से क्या कर दे? लेप लगा दे, तो हमें जो प्राप्त होगा उसे हम दर्पण बोलेंगे। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण देखिए दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण आता है और क्या आता है? उत्तल दर्पण आता है। तो ये हमारा दर्पण का टॉपिक हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम किसे देखेंगे? समतल दर्पण क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं समतल दर्पण। आखिर समतल दर्पण क्या होता है? तो जो हमने डायग्राम बनाया था उसे आप लोग एक बार फिर से देखिए। ऐसा ही हमने कोई एक डायग्राम बनाया था। ये क्या है? हमारे पास एक समतल दर्पण है। क्या है? एक समतल दर्पण है। कैसा है? ये हो गया एक शीशा, यानी एक कांच हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसकी एक तरफ को, एक साइड को क्या कर देंगे? कलई कर देंगे। कलई किससे करेंगे? हमने आपको भी पता है कलई करेंगे रेड ऑक्साइड से, यानी कि लाल ऑक्साइड से हम इस पे क्या करेंगे? कलई करेंगे। तो अगर आपसे कोई समतल दर्पण की परिभाषा पूछे तो समतल दर्पण में क्या है? देखिए ये हमारा क्या है? कलई किया हुआ भाग है। ये क्या है? कलई किया तल, कलई किया गया तल है। और एक ये जो हमारा इधर का तल है वो क्या है? परावर्तक तल है। परावर्तक तल है। तो एक हमारे पास देखिए एक कलई किया हुआ तल है और एक क्या है? परावर्तक तल है। तो बस इसी को देखिए और आप अपना परिभाषा बनाइए। तो परिभाषा हमारे पास क्या बनेगा? परिभाषा बनेगा ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। हम समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। ये देखिए ये क्या है? समतल है। ये समतल है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल होता है। तो लिखेंगे ऐसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक तल समतल होता है। जिसका परावर्तक तल क्या हो? समतल हो। देखिए यहाँ पर इसका परावर्तक तल क्या है? समतल है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे भाई? उसे समतल दर्पण बोलेंगे। तो ऐसा तल, ऐसा दर्पण जिसका एक तल क्या हो? परावर्तक तल हो, उसे समतल, समतल इसका एक तल क्या हो? समतल हो, उसे हम समतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। और एक तल क्या हुआ है? कलई किया हुआ है। अगर आपसे समतल दर्पण की परिभाषा पूछे तो आप ऐसे परिभाषा लिखेंगे, समतल दर्पण हेडिंग डालेंगे और ऐसे परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद ये क्या है? डायग्राम बना देंगे। ये किसका डायग्राम है? समतल दर्पण।
ये हमारे पास क्या है, समतल दर्पण का डायग्राम। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम इसको देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आखिर समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो क्या क्या उसके गुण क्या होंगे। अगर ये देखिए, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है वो तो हमारे टॉपिक में है नहीं, लेकिन इसके जो गुण है, वो हमें पढ़ना है। आखिर समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसे होगा उसे देखते हैं। इसका देखिए, और जब समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें आखिर गुण क्या होंगे। और देखिए, जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा होगा, जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो आभासी और सीधा प्राप्त होगा। जैसे आप इमेजिन कीजिए, आप अपने शीशे के सामने खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब कैसा होता है, शीशे के सामने आपका जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा सीधा रहता है। हाँ, सीधा रहता है। आप जैसे हैं वैसा वो भी रहता है, यानी कि एकदम सीधा रहता है। और वो तो आभासी होता है ना, वास्तविक सच में तो होता नहीं है ना, वो तो आप उसकी बस कल्पना किए हैं, वो आभासी है। तो जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा। तो हम लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, आभासी व सीधा। आभासी व सीधा। अब इसके बाद हम अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी कि प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। जैसे हम यहाँ पर इतने बड़े खड़े हैं, अगर शीशे के सामने खड़े हो जाए तो हमारा आकार बराबर होगा। यहाँ पर अगर कोई एक वस्तु खड़ा कर दी जाए, जैसे हम यहाँ पर किसी को खड़ा कर दे रहे हैं, ये हमारा खड़ा हो गया, तो प्रतिबिंब के इधर जाएगा तो भी तो इतना बड़ा ही दिखेगा, तो भी तो ये इतना बड़ा, जितना बड़ा इधर है उतना बड़ा इधर भी दिखेगा। यानी कि इसका आकार क्या होता है, समान होता है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, आकार के बराबर होता है। और एक और चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वस्तु से और दर्पण के बीच की जितनी दूरी रहेगी उतनी दूरी पीछे प्रतिबिंब बनेगा। जैसे यहाँ पर इसके बीच की जितनी दूरी है उतनी दूरी पर यहाँ भी प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर ही उसका प्रतिबिंब क्या होगा, प्राप्त होगा। जितना दूर वस्तु रहेगा प्रतिबिंब से उतना दूर ही प्रतिबिंब, इस जितना दूर वस्तु रहेगा इस दर्पण से उतना ही दूर इसका प्रतिबिंब बनेगा इस दर्पण से। तो इसके बीच की भी दूरी क्या होती है, समान होती है। अब उसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखिए, तो हमारे पास तीसरा पॉइंट है कि प्रतिबिंब, ये हमारा तीसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि जो प्रतिबिंब है जो हमारा वस्तु है वो दर्पण से जितनी दूरी पर रहेगा उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी दूरी पर बनेगा। तो हम इसको लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितना कि जितना दूर वस्तु दर्पण से रहता है, वस्तु दर्पण से रहता है। जैसे देखिए, ये जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारा है वस्तु वो दर्पण से जितनी दूरी पर रहेगा इसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा। ये हमने आपको बताया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। अब इसका चौथा पॉइंट है कि प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब होता है। पार्श्व मतलब जैसे ये है वैसे ये हो गया, ये इसका पार्श्व प्रतिबिंब हो गया। अब उसके बाद है कि वस्तु की चाल से प्रतिबिंब की चाल दोगुनी होती है। जैसे आप इसमें अगर अपनी चाल कर रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ गति कर रहे हैं तो प्रतिबिंब उसका दोगुना गति करेगा। ये तो ऐसे कॉमन पॉइंट है। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो होता है हमारे जैसे यहाँ पर देखिए वस्तु है, ये दर्पण हो गया। तो अगर ये वस्तु एच साइज का है, किस साइज का है, एच साइज का है, तो इसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए h/2 साइज का हमें शीशा चाहिए। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि पूरा शरीर देखने के लिए शरीर का आधा लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है। हमने आपको वो बताया और वही होता है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर कोई ये दर्पण हो गया,
ये क्या है, कोई दर्पण है और यहाँ पर किस साइज का है, एच साइज का कोई एक वस्तु खड़ा है या फिर कोई एक व्यक्ति खड़ा है। ये किस साइज का है, एच साइज का है। तो इसके आधा, एच साइज का है तो इसके आधा साइज की क्या होगी, कम से कम हमें दर्पण चाहिए। तो इतना बड़ा है तो इसके आधा अगर रहेगा तो भी हम इसका पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं इस दर्पण में। तो क्या लिखेंगे, वस्तु, यदि कोई वस्तु लिखें, यदि कोई वस्तु एच साइज का है, एच साइज का है तो उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, तो उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें h/2 यानी कि वस्तु के आधे साइज की, वस्तु के आधे साइज की हमें दर्पण चाहिए। तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें h/2 साइज का यानी h/2 आकार का दर्पण चाहिए। जैसे कि हमने बताया, अगर h साइज का कोई वस्तु है या फिर कोई व्यक्ति है तो उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए h/2 आकार का वस्तु चाहिए। और ये किसके लिए होता है, ये सिर्फ और सिर्फ समतल दर्पण के लिए होता है। तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है और एक तल क्या होता है, कले किया हुआ होता है, तो उसे हम समतल दर्पण बोलते हैं। और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना अगर हम देखें तो इसमें हमने क्या बताया कि इसका प्रतिबिंब बनेगा आभासी व सीधा। कैसे, जैसे आप किसी दर्पण के सामने हैं, किसी दर्पण के सामने खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब सीधा रहता है, जैसे आप रहते हैं ठीक वैसा ही आपका प्रतिबिंब रहता है। और हाँ, उसमें एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि समतल दर्पण में अगर आपका ये दाहिना कान आपको उसमें बायां दिखेगा और बायां कान आपका उसमें दाहिना दिखेगा। तो ये आपका देखिए बायां कान है तो उसमें दाहिना दिखेगा और ये दाहिना कान तो उसमें क्या दिखेगा, बायां दिखेगा। ऐसा होता है, ऐसे क्या होता है, पलट जाता है। हमने आपको बताया पार्श्व होता है। क्या हमने बताया कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, पार्श्व होता है। तो आप चाहे तो उसी भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग कि प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब होता है। जैसे देखिए हमारे इसमें जो लेफ्ट हैंड है, अगर हम दर्पण में देखें तो हमारे ये राइट दिखेगा और जो राइट है अगर हम दर्पण में देखें तो लेफ्ट दिखेगा। इसका यही मतलब है कि पार्श्व होता है। ऐसे क्या होता है, पलट जाता है, दर्पण में ऐसे पलट जाता है। तो हमारा जो लेफ्ट होगा उसमें राइट दिखेगा और जो राइट होगा उसमें क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। तो जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, पार्श्व प्रतिबिंब होता है। और उसके बाद हमने क्या देखा, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितने पीछे क्या होती है, हमारी वस्तु होती है। और उसके बाद प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यदि कोई वस्तु एच साइज का है तो उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें h/2 आकार का दर्पण चाहिए। तो ये तो हम हो गया, हमारा समतल टॉपिक क्लियर हो गया। हमने अभी क्या देखा, दर्पण क्या होता है उसे देखा, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं उसे देखा, और समतल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना उसे देख लिया। अब हम इसके बाद देखते हैं इसका गोली दर्पण। आखिर गोली दर्पण क्या होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप हमारे साथ चाहें तो नोट भी किए होंगे या हमारे साथ आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, एक समतल दर्पण है। जैसा हमने आपको बताया समतल दर्पण क्या होता है, वही देखिए हमारे पास क्या है, एक समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण हमने बताया जिसका एक तल क्या हो, परावर्तक तल हो, जिसका परावर्तक तल क्या हो, समतल तल हो। जैसे हम इस पर कोई लाइट अगर डालें तो ये तल क्या है, देखिए इसका परावर्तक तल है, ये क्या है, समतल है। तो ये होता है हमारा समतल दर्पण। और इसे हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। इसका एक तल क्या है, परावर्तक है। यहाँ पर देखिए एक तल क्या हो, परावर्तक हो, और एक साइड ये तो भी लकड़ी का है, लेकिन इसकी अगर हम शीशे के पीछे देखें तो उस पर कलई किया हुआ रहेगा, किसका, रेड ऑक्साइड का, किसका, लाल ऑक्साइड का, इस पे कलई किया हुआ रहेगा। और हम इसके प्रतिबिंब बनने के गुण के बारे में देख लें तो क्या है, आभासी और सीधा। जैसे इसमें अगर आप देखना चाहें कि आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो क्या होगा, आभासी होगा। जैसे हम इसमें अगर अपना प्रतिबिंब देखें तो क्या होगा, इसका तो हम आभास कर सकते हैं, न तो इसे टच कर सकते हैं, न तो ये वास्तविक है। और हमारा प्रतिबिंब देखिए एकदम सीधा बन रहा है, आपका भी प्रतिबिंब बनेगा एकदम सीधा बनेगा। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जैसे हम अपना इसमें जितना चेहरा दिखे उतना ही हमें बराबर दिखेगा और समान दूरी पर। जैसे देखिए ये हमारे हाथ की जितनी दूरी है, अगर हम दर्पण की उस साइड देखें यानी प्रतिबिंब में भी देखें तो भी ये हमारा उतनी ही दूरी क्या होगा, बराबर होगा।
उसके बाद क्या है, यदि कोई वस्तु h साइज का है तो उसका उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें h/2 आकार का दर्पण चाहिए, जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया। अगर हम जैसे मान लीजिए कि हम आपके 5 फुट के हैं, तो अगर इसका प्रतिबिंब देखना होगा हमें, तो 2.5 फुट का क्या हमें शीशा चाहिए, यानी कि 2.5 फुट का हमें दर्पण चाहिए। अब उसके बाद है कि प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब होता है, यानी कि पार्श्व प्रतिबिंब क्या होता है, इसमें देखिए उल्टा बनेगा। जैसे हमारा ये क्या है, ये राइट हैंड है तो इसमें क्या आएगा, देखिए लेफ्ट हैंड आ रहा है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड है तो इसमें क्या आएगा, राइट हैंड आएगा। तो आई होप कि आपको दर्पण टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं गोली दर्पण। हमने देखिए समतल दर्पण देख लिए, अब हम क्या देखेंगे, गोली दर्पण। आखिर गोली दर्पण क्या होता है, तो गोली दर्पण भी देखिए कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो हम पहले अगर गोली दर्पण देख रहे, जैसे देखिए हमारे पास एक होता है उत्तल दर्पण। गोल दर्पण का मतलब सीधा सीधा समझे गोला हो, जैसे ये कि गोला हो गया, ये क्या है, एक गोला है तो इसे हम क्या बोलेंगे, गोली दर्पण बोलेंगे। एक हमारे पास गोला है तो इसे हम क्या बोलेंगे, गोली दर्पण बोलेंगे। लेकिन इसमें भी जो हमारे 2 पार्ट होते हैं, इसके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उसके हिसाब से हम इसका परिभाषा बनाएंगे। तो हम इसे क्या करते हैं, ऐसे कट कर देते हैं, इसका एक साइड और एक साइड कट कर देते हैं। और इसके या तो जब भी देखिए हम कलई करते हैं या फिर उस पर रेड ऑक्साइड का लेप लगाते हैं, तो हम उसके हमेशा दाहिने साइड ही लेप लगाते हैं। क्या करते हैं, दाहिने साइड हमेशा क्या करते हैं, लेप लगाते हैं। तो देखिए एक में अगर हमने दाहिने साइड लेप लगाया है तो इसका परावर्तक तल जो है वो उभरा हुआ है। परावर्तक तल देखिए हमारे ये है, और जो ये हमारे कलई किया हुआ है तो इसका परावर्तक तल देखिए उभरा हुआ है। और एक में भी जब हमने लेप लगाया है तो इसका परावर्तक तल क्या है, परावर्तक तल अंदर की ओर है और इसका लेप किया हुआ भाग क्या है, उभरा है। तो हम इसी प्रकार से गोली दर्पण का परिभाषा बनाएंगे। तो परिभाषा इसका क्या बनकर आएगा कि गोली दर्पण का लिखेंगे हम गोली दर्पण गोली दर्पण का परावर्तक तल, ये देखिए परावर्तक तल क्या है, यहाँ पर उभरा है और एक क्या है, अंदर की तरफ है। तो हम लिखेंगे गोली दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर। गोली दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या क्या हो, बाहर की ओर। गोली दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो। वक्रित का मतलब क्या होता है, देखिए ये हमारा गोल है और वक्र टाइप का है, वक्र मतलब ऐसे कर्व होता है। तो गोली दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, गोली दर्पण बोलेंगे। अब ये गोली दर्पण क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है, लिख लेते हैं दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार हमने आपको पहले बताया, गोल दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और एक क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो पहले हम लोग अवतल दर्पण को समझ लेते हैं कि आखिर अवतल दर्पण क्या होता है। ये तो देखिए किसके लिए होता है, गोली दर्पण के लिए होता है ऐसा डायग्राम। अगर हम उसमें अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण, अवतल का नाम समझ के आपको क्या लग रहा है, अवतल जैसे हमारे पास ये देखिए 2 दर्पण है। तो अवतल का मतलब अंदर की ओर, अवतल का मतलब अंदर की ओर। तो इसका परावर्तक तल क्या हो, अंदर की ओर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। देखिए कंफ्यूज मत होएगा। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर, अवतल से अंदर समझेंगे। और उत्तल, उत्तल से उभरा हुआ, जिसका परावर्तक तल क्या है, उभरा हुआ हो, उसे हम उत्तल दर्पण बोलेंगे। और इसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो तो हम इसका अगर अवतल दर्पण का डायग्राम बनाए तो देखिए कैसे होगा। एक हमारे पास ऐसा एक कटा हुआ भाग होगा, किसका, गोली दर्पण का कटा हुआ भाग ये होगा। और इसका एक तल क्या होगा, अंदर वाला तल क्या होगा, हमारा परावर्तक तल होगा। तो हम उसे अवतल दर्पण बोलेंगे। ये हमारे पास दर्पण है तो लिखेंगे अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका, लिखिए ऐसा दर्पण, आप हमारे साथ चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे ऐसा दर्पण जिसका
परावर्तक तल अंदर की ओर, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए ये हो गया हमारे पास, तो अवतल दर्पण में होता है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो अब इसके बाद अवतल दर्पण के गुण क्या होते हैं, या फिर अवतल दर्पण से इसका उपयोग कहाँ होता है उसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम अवतल उत्तल दर्पण को भी समझ लेते हैं। तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण देखिए जैसे हमारे पास सेम ऐसे दर्पण होगा, लेकिन हमने बताया था ना, अगर ये गोला है तो इसका इस साइड वाला भाग अगर हम काट ले तो क्या होगा, इसका परावर्तक तल उभरा हुआ, उत्तल से उभरा हुआ और अवतल से अंदर की तरफ। ये कुछ इस प्रकार का होगा। और एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि जब भी हम कलई करते हैं तो किस तरफ करते हैं, हमेशा दाएं तरफ करते हैं। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण में ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल ऊपर की ओर हो, ऊपर की ओर हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो एक बार फिर से समझिए आप लोग, गोली दर्पण क्या होता है। जैसे कोई गोली दर्पण जो गोला होता है उसे गोली दर्पण, यानी कि गोली दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर क्या होता है बाहर की ओर वक्रित होता है। वक्रित का मतलब घुमाव, वक्रित का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, घुमाव है। तो गोली दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गोली दर्पण बोलते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद हम गोली दर्पण के प्रकार देखें तो एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। देखिए जो प्रकार जिसका आया ना, इसी को काटने पर आया है। हमने इसको काटा है, एक साइड से इधर काटा है और एक साइड से क्या इधर काटा है। तो इसका एक तल ऊपर की ओर है और एक तल अंदर की ओर है। तो जो अंदर की ओर हुआ उसे हमने अवतल दर्पण कहा, और जो ऊपर की तरफ रह गया उसे हमने क्या बोला, उत्तल दर्पण बोला। तो अंदर की तरफ क्या है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये देखिए इसका डायग्राम हो गया। तो उसके बाद देखिए हम उत्तल दर्पण का, तो ऐसा परावर्तक तल जिसका परावर्तक तल क्या हो, ऊपर की ओर हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल ऊपर की हो, उसे हम क्या बोले हैं, उत्तल दर्पण बोले हैं। तो इसका डायग्राम ये हो गया। इसका देखिए कलई इसमें किस तरफ किया गया, दाएं तरफ, और इसमें भी दाएं तरफ। हमेशा हम दाएं तरफ कलई करते हैं। और इसका परावर्तक तल अंदर की ओर है, अवतल से अंदर की ओर, और उत्तल तल ऊपर की ओर। तो ये हो गया हमारा ऊपर की ओर। ये दर्पण, गोल दर्पण और गोल दर्पण के प्रकार हो गए। तो आप इसे नोट कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग और उसका किरण आरेख। आखिर अवतल दर्पण में किरण आरेख बनता कैसे है। तो अवतल दर्पण क्या होता है हमने समझ लिया, जिसका परावर्तक तल क्या हो, अंदर की ओर हो, और उभरा हुआ तल क्या हो, कलई क्या हो, उसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं। इसमें किरण आरेख अगर हम बनाना चाहें, क्या किरण आरेख, तो किरण आरेख कैसे बनेगा। तो हम पहले एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये देखिए अवतल दर्पण कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। ये क्या हो गया, हमारा अवतल दर्पण हो गया। हम इसे थोड़ा साइड बना लेते हैं क्योंकि हमें इसका उपयोग भी तो दिखना है। तो हम क्या करते हैं, इसका ऐसे बना लेते हैं, एक अवतल दर्पण। ये हमारे पास क्या, एक अवतल दर्पण, लेकिन ये अवतल दर्पण नहीं है। अब इसका हम उभरा हुआ तल क्या करेंगे, कलई करेंगे, और इसका परावर्तक तल क्या होगा, अंदर की ओर होगा। तो हम इसका उभरा हुआ तल क्या कर रहे हैं, कलई कर दे रहे हैं। हमने क्या किया, इसका उभरा हुआ तल था उसे कलई कर दिया। अब हमारा क्या बन गया, ये अवतल दर्पण बन गया। अब इसमें अगर हम किरण आरेख की बात करें तो क्या होगा, देखिए
ऐसे हमारा ये अवतल दर्पण होगा। और ये क्या होगा, एक हमने एक रेखा खींच दी जो कि मुख्य अक्ष के रेखा क्या होती है, ये मुख्य अक्ष क्या होता है हमने आगे आगे पढ़ेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए क्या है, मुख्य अक्ष है। तो अगर हम इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी अगर हम रेखा ऐसे करते हैं, अगर हम इसके समांतर कोई रेखा खींचे यानी कोई प्रकाश की किरण भेजें, हम किरण आरेख पढ़ रहे हैं तो हम इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की ये किरण गई, एक ये इधर गई, देखिए इसके समांतर ही होनी चाहिए, और फिर इधर से एक आई, एक और आ गई। तो अब क्या होगा कि जब अवतल दर्पण में हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण भेजते हैं, तो मुख्य अक्ष के जब समांतर प्रकाश की किरण भेजते हैं तो ये परावर्तक के बाद एक बिंदु पर मिलती है। ये तीनों कहाँ पर मिलती हैं, परावर्तक के बाद एक ही बिंदु पर ही मिलती हैं। ये हो गया। और जहां पर मिलती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। लेकिन ये हम अभी आगे देखेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि यदि किसी अवतल दर्पण में, जब हम अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण क्या करते हैं, भेजते हैं, तो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर आती है, जिस बिंदु पर मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और ये इसका क्या है, किरण आरेख है। तो ये तो हो गया अवतल दर्पण का किरण आरेख। अब हम इसका देखते हैं उपयोग। देखिए ये अवतल दर्पण का जो है यह एक नियम भी है, वो नियम क्या है उसे हम आगे देखेंगे। और ये फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये भी हम आगे देखेंगे। आपको किरण आरेख जानना था तो बस किसी अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष ले लेंगे और इसके समांतर हम कोई किरण भेजेंगे तो सब किरण मिलकर एक बिंदु पर मिलेंगे। ये क्या है, एक बिंदु पर मिलेंगे, जिससे हमें ये पता चलता है ये क्या है, अभिसारी। अब ये अभिसारी क्या होता है, तो अभिसारी का मतलब आप लोग समझिएगा कि अभिसारी यानी कि सारी किरणें मिलकर एक बिंदु पर मिले। देखिए सारी किरणें गई, दर्पण से टकराई और आकर एक बिंदु पर मिली है, एक बिंदु पर मिली है ना, तो हम इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी। और एक होता है अपसारी। अपसारी अवतल उत्तल दर्पण में होता है, तो अवतल दर्पण अभिसारी होता है। तो अगर हम इसका उपयोग या फिर इसके गुण के बारे में बात करें तो हम इसका एक गुण लिख लेते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, हमारा अभिसारी होता है। तो हम इसका जब गुण की बात करेंगे, तो हम इसके गुण की बात करें वो देख लीजिए, तो हम लिखेंगे अवतल दर्पण क्या होता है, हमारा अभिसारी होता है। अवतल दर्पण अभिसारी होता है। ये क्या होता है, हमारा अभिसारी होता है। और देखिए इसका क्या है कि अगर हम छोटे दर्पण ले तो जो डॉक्टर होते हैं वो हमारा आँख, नाक और कान, इसमें का जो ऐसे जो चेकअप होता है वो कैसे करते हैं, इसी अवतल दर्पण का ही उपयोग करके करते हैं। तो हम लिखेंगे डॉक्टर द्वारा ये देखिए उसका उपयोग है। डॉक्टर द्वारा कैसे होता है, आँख, नाक, कान, इसका जब ऑपरेशन होता है तो उसमें हमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं के इलाज में। और उसके बाद देखिए जो हमारा लाइट टेबल में जो हमारा टेबल लैंप होता है, आपने टेबल लैंप आप पढ़ते होंगे तो टेबल लैंप आपके पास होगा, तो वो प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है। तो देखिए फैलाते हुए किरण को एक बिंदु पर ला रहा है, तो हम इसका टेबल लैंप में भी इसका प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे टेबल लैंप में भी, टेबल लैंप में हम इसका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्योंकि छोटे से स्थान को क्या करता है, रोशनी दे देता है, तो टेबल लैंप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि अवतल दर्पण है तो इसका उपयोग क्या है, तो हम बोल देंगे कि जो डॉक्टर होते हैं वो आँख, नाक, कान इसके इलाज में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और टेबल लैंप में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमने देख लिया कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है और उसका किरण आरेख कैसे बनता है। तो अब ये भी देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग और इसका किरण आरेख कैसे बनता है। तो अवतल दर्पण के समान ही इसका उत्तल दर्पण भी बनेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, जैसे हम एक उत्तल दर्पण ले लेते हैं, ये क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण ले लेते हैं,
ये देखिए हमारे पास एक होलसेल दर्पण है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें रेड ऑक्साइड से कलई करेंगे। तो कलई कैसे किधर करेंगे, हम इसके दाएं तरफ कलई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके दाएं तरफ क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं। जब हम इसके दाएं तरफ कलई कर दिए और क्या एक मुख्य अक्ष ले लेते हैं, ये क्या है, इसका एक मुख्य अक्ष है। अब क्या करेंगे, अब इसमें भी हम अनेक प्रकार के कीड़ों को भेजेंगे। हम क्या किए, देखिए इसके मुख्य अक्ष के समांतर ही ये इधर से गई और ये इधर से गई। लेकिन देखिए ये क्या है, ये इसके बाद क्या करेंगे, फैल जाएंगी, यानी कि इधर आएंगे और इधर इधर चली जाएंगी। लेकिन हमने आपको बताया कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये क्या करेंगे, ऊपर की तरफ फैल जाएंगी। तो अगर हम इसे मुख्य अक्ष मान ले, यानी कि अगर हम इसे फोकस मान ले, तो क्या होंगे, ऐसे फैलेंगी। तो इसके बाद कैसे होंगी, ऐसे फैलेंगी, इधर से आएगी तो इधर आ जाएगी, फिर उसके बाद ऐसे आएगी, यानी कि इधर से जाएगी और दर्पण से टकराने के बाद इधर चली आएगी, फिर इधर जाएगी और इससे दर्पण से टकराने के बाद इधर चली आएगी। अगर हम ऊपर देखें तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा और इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अगर इसे पीछे बढ़ाएं, वापस हम क्या करेंगे, इसे पीछे बढ़ाएंगे। हमने आपको जब आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा बताया था, तो ये भी बताया था, इसे क्या करते हैं, उत्तल दर्पण में इसे पीछे बनाने पर ये प्रतिबिंब बनता है। तो अगर हम इसे पीछे बनाएं तो देखिए यहाँ पर मिल रही हैं, और इसे मिलाएं तो ये भी यहाँ पर, ये सब आकर एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। यानी कि अगर हम इसे पीछे बढ़ा रहे हैं तो आकर किस पर, एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। तो जब एक ही बिंदु पर, यानी कि देखिए ये अनेक प्रकार से कीड़े जा रही हैं और यहाँ पर क्या फैल जा रही हैं, ये इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं और फैल जा रही है। इसका मतलब कि क्या कर रही हैं, प्रकाश किरण को फैला रही हैं। जब फैला रही हैं तो हम क्या बोलेंगे, अपसारी बोलेंगे। अभिसारी में हमने क्या दिखा, सभी कीड़ों को एक कर दे रही हैं। और अपसारी क्या होता है, एक कीड़ों को, यानी कि ये जो किरण आ रही है समांतर आड़ी से क्या करिए, फैला दे रही हैं। तो हम लिखेंगे कि उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण क्या बोलते हैं, अपसारी। अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और इसका देखिए, अगर हम इसके उपयोग के बारे में बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कि मोटर कार जो होता है या फिर आपके पास कोई भी अगर बाइक है तो उसमें साइड मिरर जो होता है, साइड मिरर जो होता है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और जो आपके गाड़ी के पीछे जो अगर कोई अगर और वाहन आ रही है तो उसमें उसका छोटा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए मजे अत्यधिक है और यहाँ पर एक है, यानी कि उसका छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब भी बनता है और सीधा बनता है, इसलिए हम इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे आप वाहन चलाते हुए जा रहे हैं और साइड मिरर में पीछे आने वाली अगर कोई ट्रक आ रही है, ट्रक इतने बड़े गाड़ी को भी उसका प्रतिबिंब एकदम छोटा सा, आपके साइड मिरर इतना बड़ा मिरर रहेगा उसमें बना देगा। तो हम इसका किसके लिए करते हैं कि वाहन वाहन के साइड मिरर में भी इसका उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे कि, इसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों में करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर वाहन आदि में करते हैं, आदि में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बड़े से वस्तु का एक छोटा सा प्रतिबिंब बनाता है। और जो अगर हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं तो उसमें अगर छोटा सा प्रतिबिंब प्राप्त होगा तभी तो हम आसानी से देख पाएंगे। नहीं तो अगर हम बस देखना चाहें तो उस ट्रक का बस एक पहिया ही दिखेगा। क्या अगर बड़ा सा ट्रक रहेगा तो उसका बस पहिया ही दिखेगा, पता ही नहीं चला ये ट्रक आ रहा है या फिर बस आ रहा है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी बोलते हैं और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, स्कूटर में, मोटर वाहन में आदि में क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग और भी होता है, जैसे सड़क के लैंपों में करते हैं, सड़क की गलियों में जो लैंप लगा रहता है उसका भी करते हैं परावर्तक के उपयोग में। तो उसे आप नहीं लिखेंगे, बस ये लिख देंगे तो भी हो जाएगा। तो हम उत्तल दर्पण का किरण आरेख देख लिए और उसका उपयोग क्या होता है वो हमने देख लिया। तो आप इसे नोट कर लीजिए।
तो आई होप दोस्तों कि आपको आज के सारे टॉपिक समझ में आई होंगी और आप चाहे तो हमारे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में, इसके आगे के जितने भी टॉपिक हैं उसे क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।